एंड जेन स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है हॉन्टेड हाउस बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। यकीन जानिए ये पूरी पोएम आप अकेले पे मत देखिएगा और अंधेरे में तो एकदम मत सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये पोएम आपको गूज़बम्प्स दे देगी। सच में ये एक बहुत ही स्केरी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक पोएम है और आपको महसूस करा देगी कि देयर आर घोस्ट। हाँ, ये पोएम आपको यकीन दिला देगी कि आपके और मेरे आसपास हर वक्त घोस्ट मौजूद हैं। तो क्या आपने भूतनाथ पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन घोस्ट बने होते हैं और एक लड़का होता है बंकू? जरूर। तो एक अच्छे घोस्ट की कल्पना करिए, एक ऐसा घोस्ट जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मार काट नहीं करता है, हाँ बुरे काम नहीं करता है, ऐसे घोस्ट की ये पोएम है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पोएम खत्म कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉन्टेड हाउसेस। घर तो आप जानते ही हैं, एक ऐसी जगह है जहां मैं और आप चैन से रहते हैं। जो व्यक्ति घर में रह रहा है घर उसका, और अगर मर जाता है तो भी घर उसका। नहीं समझे? आइए पोएम से स्टार्ट करते हैं। ऑल हाउसेस वेयरइन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउस। वो घर जहां इंसान कभी पैदा हुआ और मर भी गया तो भी वह घर हॉन्टेड है। सर ये हॉन्टेड शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज विजिटेड बाय घोस्ट। जहां पर भूतों का आना जाना हो उसे कहते हैं हॉन्टेड। तो ये घर हॉन्टेड बन जाते हैं जहां इंसान जन्म लेता है और वहीं पर मरता है। क्यों हॉन्टेड बन जाते हैं और क्या करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। थ्रू दी ओपन डोर्स दी हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड ग्लाइड। तो ये घोस्ट करते क्या है? ये घोस्ट जिसको हम फैंटम्स कह रहे हैं, और हार्मलेस फैंटम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। याद रखिएगा, ये डरावने वाले भूत नहीं है, दूसरों का खून चूसने वाले, यहां बुरे काम करने वाले भूत नहीं है, बल्कि ये हार्मलेस घोस्ट हैं। हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, या उनसे बड़े हमारे बड़े दादा दादी हैं। तो ये वो घोस्ट है जो हमारे घर पे लौट के आते हैं। कब आते हैं? जब ये मर जाते हैं। जिस घर में पैदा हुए थे उसी घर की यादें उन्हें खींच लाती हैं। तो थ्रू द ओपन डोर्स, जब दरवाजे खुले होते हैं तो यह दरवाजों से अंदर आ जाते हैं। ये हमारे घोस्ट हमारे पूर्वज हैं, हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं। एंड ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड, और ऐसा लगता है कि ये कोई डेली का टास्क कर रहे हैं। एरेंड मतलब होता है काम करना। तो जैसे नित्य घर में हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, वैसे ही ये घोस्ट जो कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है, वो वापस आते हैं और आते हैं ग्लाइड करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो मूव करने से कोई आवाज नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत स्लाइटली एंड स्मूथली मूव करते हैं। और उनके चलने से जो उनके फीट है, दैट मेक्स नो साउंड अपॉन द फ्लोर। इसीलिए वो आवाज नहीं करते हैं और हमें क्या होते हैं, सुनाई भी नहीं देते हैं, बट वो हमारे आसपास रहते हैं। अब हम कैसे, मैं और आप कैसे उनके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अब इस पैसेज में समझ में आएगा। वी मीट देम। तो मैं और आप जो लिविंग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं वो उनसे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? हम उन्हें दरवाजे पे मिल लेते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो हम उनसे टकराते हैं? नहीं, अभी बताऊंगा, साबित करूंगा। ऑन दी स्टेयर, सीढ़ियों पर हम उनसे टकरा जाते हैं, और कभी कभी तो रास्तों पर। जब घर के पैसेज में वो मूव कर रहे होते हैं घोस्ट, तो हम उनसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे महसूस होता है? दे कम एंड गो। वे जब भी आते और जाते हैं हमसे मिलते हैं। हमारे घोस्ट हमसे मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस की तरह होते हैं। हाँ, कभी कभी एक हवा का झोंका तुम्हें लगता है, तेज हवाएं तुम्हें लगती हैं, कभी किसी पैसेज में मिलती है, कभी डोर के एंट्रेंस में आपने दरवाजा खोला और तेज हवा अंदर आई, तो समझ जाइए वो घोस्ट है, वो आपके पूर्वज है जो आपके घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो घोस्ट एक एयर की तरह, एक न महसूस करने वाला, आप देख नहीं सकते, याद रखिएगा। आप इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट वो एयर के ब्लो की तरह आपकी बॉडी को छूते हुए अंदर चले जाते हैं। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। तो वो आपके घर में टू एंड फ्रो मूव करते हैं। आप उसका सेंस कर सकते हैं, बट आप उनको देख नहीं पाएंगे। यू कैन फील बट यू कैन नॉट सी देम। वैसे है घोस्ट ये। देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। तो अगर डाइनिंग का टाइम चल रहा है, पार्टी चल रही है घर में, और आपने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है, पर जितने गेस्ट आप इनवाइट करते हैं उससे ज्यादा गेस्ट घर पे होते हैं। आपको नहीं दिखते हैं, आपको नहीं सुनाई देते हैं, पर आपके घर में वो घोस्ट आपके गेस्ट के रूप में आपके घर पे रहते हैं। और जब आपके कमरे, द इल्यूमिनेटेड हॉल, जो आपका हॉल है जो जगमग कर रहा है रोशनी से, क्योंकि पार्टी है, क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो द इल्यूमिनेटेड मतलब जहां बत्तियां जल रही है, लाइटेड हॉल इज थ्रॉन्ग्ड विद द क्वाइट।
तो वहां पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थ्रॉन्ग मतलब क्राउडेड होता है, बट फिर भी वहां उस क्राउडेड रूम में भी कौन है? एक क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट है। तो एक नहीं है, अनेक घोस्ट हैं वहां पर जो कि शांति से उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। वो इनऑफेंसिव है, याद रखिएगा, यहां पर घोस्ट हार्मलेस है, इनऑफेंसिव है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये घोस्ट वहां मौजूद होते हैं आपके घरों में, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो घोस्ट को सिमिली के रूप में बताया गया है कि दे आर लाइक द पिक्चर्स। अब आप घर में आइए, क्या पिक्चर्स आपसे बात करती हैं? नहीं। तो उसी तरह से ये घोस्ट भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, और ये घोस्ट वहां हर वक्त रहते हैं, उनका प्रेजेंस रहता है, पर वो प्रेजेंस साइलेंस में, क्वाइटनेस में, इसीलिए दे आर रिप्रेजेंटेड एज पिक्चर ऑन दी वॉल। और अब देखिए ये पैरा आपको एक कहता है रोंगटा खड़ा कर देगा आपका। हाँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैरा क्या कहता है? द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी। तो यहां पर स्पीकर कह रहा है कि जो मेरे साथ बैठा एक व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मेरे साथ बैठा है फायर साइड के पास, फायर साइड मतलब जानते ही हैं जहां पर आग जलती थी घर में ना, तो ठंडे प्लेसेस मतलब जानते ही लोग आग जला के बैठे होते हैं। तो मेरे बगल में बैठा जो स्ट्रेंजर है वो नहीं देख पा रहा है शेप्स को जिनको मैं देख पा रहा हूं। अब आप समझ गए ये जो स्पीकर है वो कौन है? जी हां, ये स्पीकर खुद एक घोस्ट है। तो यहां पे जो कहानी नरेट हो रही है, यहां पे जो पोम चल रही है, नरेट हो रही है, वो एक घोस्ट नरेट कर रहा है। तो घोस्ट खुद महसूस करता है कि जो लिविंग पर्सन है वो शेप्स नहीं देख सकता, वो फॉर्म्स नहीं देख सकता, क्योंकि इंसानों को घोस्ट नहीं दिखाई देते हैं, पर घोस्ट को घोस्ट दिखाई देते हैं। तो ये कहता है जो घोस्ट मैं देख सकता हूं, जो शेप्स मैं देख सकता हूं, वह इंसान जो जिंदा है वह नहीं देख सकता है। नॉर हियर द साउंड आई हियर, और न तो वह आवाजें सुन सकता है जो मैं सुन सकता हूं। याद रखिएगा, घोस्ट के पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप और मैं खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और वही चीज वह सुन भी सकते हैं जो आपके और मेरे कान सुनने के लायक नहीं है। तो कहता है he but perceives what is। यहां ही कौन है? यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति, यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति जिसके लिए वो कहता है स्ट्रेंजर। तो घोस्ट बताता है, घोस्ट यहां नरेट कर रहा है इस पोम को, और कह रहा है कि मेरे बगल में बैठा एक लिविंग व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति, वो परसीव कर सकता है, वह महसूस कर सकता है क्या है, व्हाट इज। तो ही कैन सी व्हाट इज प्रेजेंटली, जो अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में, यही देख सकता है जो कि आप और मैं भी कर सकते हैं। अभी तुम मुझे देख रहे हो करंटली, क्योंकि तुम और मैं दोनों लिविंग हैं। हाँ, तुम मेरी आवाज भी सुन सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, और वो जो अभी तुम्हारे स्पीकर से आ रही है। तो एक लिविंग व्यक्ति वही देख पाता है जो करंट में है। क्या हम पास्ट देख सकते हैं? क्या हम पुरानी आवाजें सुन सकते हैं? जवाब है नहीं। पर यहां पर देखिए घोस्ट क्या कहेगा अपने बारे में, वाई अनटू मी, मतलब इट्स नॉट विद मी, आई कैन सी, मतलब अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, घोस्ट के ऊपर ये लाइन अप्लाई नहीं होती है। क्या? कि वो बीती हुई बातों को भी देख सकता है। ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। उसे तो वह सब कुछ जो बीत चुका है वह सब कुछ क्लियर और विजिबल है, दिखाई भी दे रहा है और एकदम साफ साफ सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि घोस्ट के पास सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। यहां पर घोस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई टाइटल डीड नहीं है। टाइटल डीड क्या होता है? जिससे पता चलता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट, जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है? टाइटल डीड। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी हाउस की, किसी लैंड की अब टाइटल डीड नहीं है। आप तो जानते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी ओनरशिप अपने आप उसके डिसेंडेंट्स को मिल जाती है, उसके हायर को मिल जाती है। तो इसी तरीके से जब वो जो मैन मर गए हैं, अर्थात हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो डेथ हो गई है उनकी, तो उनकी टाइटल डीड से ऑब्वियस सी बात है उनका नाम हट करके उनके हायर का नाम आ जाता है। तो वो कह रहे हैं घोस्ट कि हमारे पास अब कोई भी ओनरशिप नहीं है लैंड की, हमारे मरने के बाद ओनरशिप चले जा चुकी है। जो ये घोस्ट है, जरा इनका एक टेरिबल सिचुएशन सुनिएगा क्या होने वाला है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अर्लियर डेट्स, ये पहले इस प्रॉपर्टी के, इस हाउस के ओनर थे। अर्ली डेट्स मतलब पहले जब वो जिंदा थे। बट अब क्या हो रहा है? फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। और आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, एक सीन इमेजिन करिए कि कब्र से जो हमारे डिसेंडेंट्स हैं, ओल्ड फोरफादर्स हैं, उनका हाथ बाहर निकल रहा है और वो हाथ धूल से, डस्ट से सना हुआ है, और वो आगे बढ़ रहा है क्या पाने के लिए? यही हाउस पाने के लिए। तो वो इस प्रॉपर्टी को, इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो यही रहेंगे, इसी घर में रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। कौन? हमारे एंसेस्टर्स जो पहले थे जिंदा, अब वह जिंदा नहीं है, वो घोस्ट के रूप में हमारे घरों में है। आप कई बार आपको महसूस होता है कि बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, नहीं? कभी पर्दे हिलते हुए नजर आते हैं, कभी कोई गेट अपने आप खुल जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो उनकी मौजूदगी है। इसका मतलब है कि वो घोस्ट के रूप में आपके घर में मौजूद है।
एंड होल्ड इन मॉट मीन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। तो ये घोस्ट क्या करते हैं? ये घोस्ट आज भी होल्ड करते हैं अपना इस प्रॉपर्टी में। उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जायदाद उन्हीं का है और उसको कभी ना छोड़ने वाला इनएलिएनेबल पोजेशन, मतलब हमेशा के लिए अपने अंडर में रखना चाहते हैं। इसीलिए मरने के बाद भी वह घर को त्यागते नहीं है। वह इसी घर में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। कभी पैसेज में मिलते हैं, कभी स्टेयर्स में मिलते हैं और कभी यूं ही मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं इस पोम में आगे कुछ और ऐसा एलिमेंट है जो आपको चौंका देगा। ध्यान से सुनिएगा आप। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस। याद रखिएगा, मैं और आप जो जी रहे हैं जिस दुनिया में, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ सेंस, क्योंकि मैं और आप अपने सेंसेस से उन्हें महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इस पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं। आंख, नाक, कान, टंग, याद है स्किन। तो ये 5 सेंसेस हमारी लिविंग दुनिया का यस पहचान है। और ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या है? ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। तो हमारे इस सेंस वाली दुनिया में, इस जीवित लोगों की दुनिया में चारों तरफ घोस्ट और स्पिरिट्स हैं। लिखा है ना, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट। तो कौन फ्लोट कर रहा है हमारे चारों तरफ? हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर की तरह ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। वर्ल्ड ऑफ घोस्ट हवा के रूप में हमारे चारों तरफ है और हम इसे देख नहीं पाते। एंड एवरीवेयर, और हर जगह ये स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, ये जो घोस्ट की दुनिया है, ये हर जगह है और पास करती है टू द अर्ली मिस्ट। तो ये आते कहां से हैं? ऐसा माना जाता है जहां धरती पे कोहरा है, मिस्ट, घना कोहरा छाया हुआ है, हाँ फॉगी जहां पर है, मतलब समझ लीजिए, और जहां पे वेपर्स हैं, जहां पर मॉइस्चर है, वेपर है, वहां पर ये क्या करते हैं? ये पाए जाते हैं। वहीं से ये मूव करके धरती में आ जाते हैं। मतलब ये एयर में मौजूद रहते हैं घोस्ट, और जहां पर डेंस फॉग होता है जिसे मिस्ट कहते हैं, यहां वेपर्स होता है, वहां से ये क्या करते हैं? देखिए, वहां से मूव करते हुए धरती के अंदर आ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेंस। तो इस तरीके से हर जगह मौजूद है। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथरियल एयर। तो एक तरह से समझिए, ये दूसरी दुनिया जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है, हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड है, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, हमारे एयर में मौजूद है। देखिए लिखा है एथरियल एयर, मतलब होता है अदर वर्ल्डली एटमॉस्फेयर। तो हम अपनी ब्रेथ में जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, उसके अलावा ये भी एक एयर है, एयर के रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो आप कल्पना करिए कि आप जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आप जो फॉगीनेस देख रहे हैं, क्लाउड देख रहे हैं, समझ जाइए वहां पर सब जगह यही मौजूद है। वहां पर ये घोस्ट के रूप में मौजूद है। अवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोइस। अब यहां पर हमारे लिए है, हम लोग हैं, हमारी लाइफ जो है, मेरी और आपकी लाइफ जो है, वो एक बैलेंस्ड में है। कैसा बैलेंस? देखिए, मैं और आप हर वक्त एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये बैलेंस बनाते हैं। आइए देखिए क्या चीज का बैलेंस बनाते हैं। बाय अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। 2 चीजें हैं हमारे पास, कुछ पाने की लालसा, चाहत है, और कुछ इच्छाएं हैं। तो कुछ इच्छाएं पूरी हो पाती हैं और कुछ सिर्फ इच्छाएं बनी रह जाती हैं। तो ये इनका बैलेंस हमारी लाइफ में हर वक्त चलता रहता है। मतलब आओ मैं एग्जांपल से बताता हूं और तुम्हारे एग्जांपल से बताता हूं। तुम्हारी इच्छा है नंबर सबसे बेस्ट आए, तुम चाहते हो कि क्लास में तुम टॉप कर जाओ, 95 प्लस मार्क्स आ जाए, तो ये तुम्हारी तो डिजायर है, ये व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। बट दूसरा चीज है, तुम्हारा मन भटकता है एंजॉयमेंट करने का, मस्ती करने का, मूवी देखने का, मोबाइल में रहने का। तो ये 2 अपोजिट चीजें हैं हमारे साथ एक साथ चल रही है। एक जो हमें एंजॉयमेंट दे रहा है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है, जहां पर मस्ती हो रही है, जो हमारा दिल करता है, और एक वो जो हम चाहते हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं। हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? बचे रहते हैं। हाँ, कह सकते हैं बटे रहते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपके और मेरे साथ हर वक्त यही चल रहा है। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट। तो ये हमारी जो फीलिंग है, इंस्टिंक्ट है, हमारा जो नेचुरल हर चीज के प्रति रिएक्शन है, वो इंजॉय करना चाहता है। मैं और आप हर वक्त क्या करना चाहते हैं? एक लाइफ को इंजॉय करके जीना चाहते हैं जीना जियो तो मौज से जियो। यस और नो? आप ऐसे ही कहेंगे कि मैं और आप बाय नेचर एंजॉय करना चाहते हैं, जीवन मजे से जीना चाहते हैं कि लाइफ का हर पल एंजॉय करें। बट हमारी जो डिजायर्स है, जो ऊंचा बनने की कामना है, वो हमें एंजॉय करने से रोकती है। ये रही दूसरी लाइन वो। एंड मोर नोबल इंस्टिंक्ट एस्पायर। तो हमारी जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो एम्स है, हमारे जो एम्बिशन है, हमें एंजॉय करने से रोकते हैं। देखिए, हम एंजॉय चाहते हैं, पक्का है ये बात, आप और मैं चाहते हैं मस्ती करें, एंजॉय करें, मेहनत भी ना करना पड़े और हर वक्त खुश रहें। पर क्या होगा हमारी ड्रीम्स का? क्या होगा हमारे एम्स का? भाई एम्स को पाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा, तो एंजॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी। इन दोनों का बैलेंस आपको और मुझको पूरे जीवन भर करना है। मैं और आप हर वक्त इसी बैलेंस से गुजर रहे हैं। इस वक्त आप पोएम जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपके लिए एक मेहनत है, एक तैयारी है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं बोर्ड में बेस्ट रिजल्ट लाना। तो हो गया ना, एंजॉयमेंट में
मस्ती मजाक में और एम पाने में बैलेंस बनाने का। यही बैलेंस हर वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीज परम्यूटेशंस, तो हमारे माइंड में, मेरे और आपके, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे, याद रखिएगा, जब तक मैं और आप जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ चिंताएं हमेशा रहेंगी। कहते हैं ना, मानसिक चिंता हमारे दिन में हमेशा भरी रहेगी। तो मेंटल डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशंस, तो ये परम्यूटेशंस किस बात का परम्यूटेशंस? पाने का और जो हमारी इच्छा है ना, जो हमारी इच्छा है, चाहत है हमारी, उसको पाने का और एंजॉयमेंट करने का, दोनों के बीच में एक झगड़ा चलता रहेगा। दिस परपेचुअल जार, यहां परपेचुअल जार क्या है? हमारी इमॉर्टल सोल। हमारा जो बॉडी है वो जरूर मर जाता है, याद रखिएगा, बट हमारी सोल जो है वो कभी नहीं मरती है। तो ये हमेशा क्या करती रहती है हमारी सोल? ध्यान दीजिएगा, अभ्यास लाइन शुरू हो रही है। इमॉर्टल सोल ऑफ द अर्ली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई। हमारी सोल की जो चाहत है अर्थ से चीजें पाने की, हमें मटेरियल चीजें चाहिए, हमें जिंदगी को खुश रखने की बहुत सारी अर्दली चीजें चाहिए। घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या कहते हैं, मोबाइल चाहिए। तो हम बहुत सारे अर्दली वांट्स, वो वांट्स जो धरती पे मिल सकता है, और हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो होप्स हैं वो बहुत ऊंचे हैं। हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं, पाना, एम बहुत हाई करना चाहते हैं, बट एंजॉयमेंट भी चाहते हैं, वर्ल्डली वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सब डिजायर हमारे दिमाग में लाता कौन है? कभी सोचा आपने? आइए इसका जवाब भी है इस पोएट के पास। कहता है ये सब आपके दिमाग में जो फितूर है, ये जो आपके दिमाग में ये जो खुरापात है, कौन भरता है? इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। कहते हैं ना कि आपके नक्षत्र आपके को काबू करते हैं, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे रंग रूप को सब कौन काबू कर रहा है? कोई ना कोई तारा है तुम्हारा। हाँ, कोई ना कोई, कहते हैं ना, नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र अनसीन नक्षत्र है, एक अनसीन तारा है, एक अनडिस्कवर्ड कोई प्लेनेट है जो आसमान में है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे अंदर बदलाव ला रहा है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इंस्पिरेशंस हैं, उसके अंदर नित्य नए चेंज ला रहा है। इसी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसी वजह से मैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं। तो कौन परेशान कर रहा है? हमारे मेंटल पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये सितारा, ये एक अनसीन, न दिखने वाला, एक न खोजा गया, आज तक जिस प्लेनेट को हमने खोजा नहीं है, एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। वैसे आप सुने होंगे ना, शनि की महादशा है, राहु का काल चल रहा है, कभी सुना है ऐसा? तो वही उसी सितारे की तरह एक सितारा है, एक कहते हैं मनु दिशा है हमारी, जो कंट्रोल्ड हो रही है फ्रॉम हेवन। एक अननोन, एक अनडिस्कवर्ड, अनसीन स्टार है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है ना। सोचिए, अब ये स्टैंजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। As the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light. यहां पर मून इज ऑलवेज हैज बीन रिप्रेजेंटेड एंड द evil है ना। मून का हमेशा ही कह सकते हैं कि डार्कनेस से और evil से संबंध रहा है। हाँ, आप किसी भी कह सकते हैं evil या डार्क मूवी का या घोस्ट की मूवी का बात करेंगे तो उसमें मून का सीन जरूर होगा। तो मून लाइट को यहां कंपेयर कर रहा है, एक पर्सोनिफिकेशन कर रहा है उसका, कि जैसे मून जो होता है ऐसा लगता है कि मानो क्लाउड्स जो उसे रोके हुए थे उसको वो पार करके अपनी लाइट्स थ्रो कर रहा है। तो द मून अपीयर्स फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स, और ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइट्स जो थ्रो कर रहा है वो लाइट नहीं है बल्कि ब्रिज है। हाँ, ब्रिज, एक पुल है, फ्लोटिंग पुल है जो आसमान से धरती तक आ रहा है। ऐसा इमेजिन करिए कि मून की लाइट समुद्र में एक ब्रिज की तरह है, एक फ्लोटिंग ब्रिज की तरह मून की लाइट समुद्र में पड़ रही है। तो अब आप सोचिए, वाटर जहां फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है, तो शिमरिंग लाइट है ना, मून की लाइट कैसा नजर आती है? आइए देखिए। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आवर फैंसीज क्राउड। तो हमारे मन, हमारे विचार से कंपेयर करते हुए ये लाइन है। हमारा जो माइंड है हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रीम करता रहता है, कुछ ना कुछ फैंसीफुल सोचता है, कुछ ऐसी चीजें जो संभव है या नहीं भी है। हम ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन सोचते हैं। उसी तरह से ये मून की लाइट भी है। ये मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में समुद्र में पड़ती हैं और वहां पे क्या करती रहती हैं? वो मूव ऑन करती हैं, शिमर करती हैं, ट्रेम्बल करती हैं, और ऐसा लगता है कि इनटू द रियल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, ये हमारे रीजन ऑफ मिस्ट्री को, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजनेस को, और रात को क्या करती है? लगता है कंबाइन कर रही है। लगता है इन दोनों के बीच में ये ब्रिज है। मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में काम करती है, मिस्ट्री को, मतलब सेंस ऑफ स्पिरिट को और सेंस ऑफ अर्थ को, जिसे हम अर्ली लाइफ कह रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों के बीच का ब्रिज है ये मून की लाइट, जो समुद्र में पड़ती हुई नजर आती है, वहां वो शिमर करते हुए नजर आती है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। अब मून को प्लेस क्या बोल रहा है? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। देखिए, मैंने कहा था ना, मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट है, जो कह सकते हैं एक अर्थली एनवायरमेंट को एक नॉन अर्थली एनवायरमेंट से कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट कौन है? वर्ल्ड ऑफ घोस्ट। तो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से आती हुई रोशनी वो है मून की लाइट। वो जब ऊपर से डिसेंड कर रही है, ऊपर से फॉल कर रही है, तो वो ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्ट कर रही है। किसको? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट को कनेक्ट कर रही है विद द वर्ल्ड ऑफ सेंस। ठीक है, घोस्ट के वर्ल्ड को हमारे लिविंग वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिंग इट विथ दिस। ओवर
whose unsteady floor। और जब हम यहां रहते हैं, हम जहां वर्ल्ड ऑफ सेंस में रहते हैं, मतलब मैं और आप जो देख पाते हैं, लिविंग वर्ल्ड में रह पाते हैं, वो एक अनस्टेडी प्लेस है। हमारी धरती एक अनस्टेडी प्लेस है, समुद्र के फ्लोर की तरह है। आप कल्पना करिए, समुद्र की लहरें हर वक्त मोशन में रहती है, वैसे ही हमारा धरती भी है, हर वक्त मोशन में रहती है। दैट स्वेज एंड बेंड्स, हर वक्त वो क्या करती है, स्वे एंड बेंड करती रहती है। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड ऑफ अर्थ है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, जो हर वक्त मूव करती है, साइड टू साइड मूवमेंट चलता रहता है, मानो कि समुद्र की लहरें हैं। तो समुद्र की लहरें आसमान से उन पे पड़ने वाली लाइट, कल्पना करिए, और ये लहरें हर वक्त चंचल है, मूव कर रही हैं। और हम उस अर्थ में हैं जहां हमारे हर समय नए विचार आ रहे हैं। हमारे जो नए नए थॉट्स, नए नए विचार आ रहे हैं, वो एक डार्क प्लेस से ऐसा हुआ होते हुए आ रहे हैं जहां पर जिसका कोई एंड नहीं है। एक ऐसी प्लेस है जो बॉटमलेस प्लेस है, जहां कोई एंड ना नजर आ रहा हो, वहां से हमारे थॉट्स क्या हो रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं। सो अवर थॉट्स आर एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले हमारे दिमाग में आइडियाज, फेंसिफुल थॉट्स आ रहे हैं। इवन हम जब ड्रीम भी करते हैं, तो वो ड्रीम में भी जो हम चीज देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे कल्पना, हमारे फैंसी की वजह से है। और ये सब कुछ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑफ लाइट, द ब्रिज ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द मून टू द अर्थ। सो आई एम वेरी श्योर, अगली बार जब आप मून देखेंगे और अगली बार आप जब घर में अकेले होंगे, तो आप मेरी इस पोम को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर अकेले में रहे होंगे और ये पूरी पोम सुन रहे होंगे, तो आपको आपके आसपास कुछ सुनाई दे रही होगी, कहीं पर्दे हिल रहे होंगे, दूसरे कमरों से कुछ आवाज आ रही होगी, तो घबराइएगा नहीं, ये एक हार्मलेस इनोसेंट स्पिरिट है, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पोम, द ग्लव एंड द लायंस। हाँ, ये पोम आपको एक साउथ इंडियन मूवी या एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगेगी, और यकीन जानिए ये बहुत ही सिंपल पोम है, और इस पोम को आपको अब जस्टिफाई करना होगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि अंत सुन करके, इसका क्लाइमैक्स सुन करके आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है। और ली हंट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर रहे हैं, और इन्होंने कई सारे जर्नल्स को पब्लिश भी किया है, और ये एक बहुत ही सिंपल और येट एक कह सकते हैं टचिंग पोम होगी। और मैं चाहूंगा कि आप पूरी पोम को सुनिए, और आपको एक एक लाइन के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्लव एंड द लायंस। किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो कहानी शुरुआत होती है, हाँ मैंने कहा ये पोम एक कहानी के रूप में है, तो इसकी शुरुआत होती है राजा किंग फ्रांसिस से, जो कि एक हार्टी किंग है। हार्टी वो किंग होता है जो हमेशा खुश मिजाज रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और कह सकते हैं कैसा राजा जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है, वार्म एंड फ्रेंडली फीलिंग वाला राजा है किंग फ्रांसिस। और क्या पसंद है जानिए, राजा को पसंद है एक रॉयल स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट क्या है, शेरों की लड़ाई, लायंस की फाइट देखना उसे बहुत पसंद है। आज राजा का वो फेवरेट दिन है जब राजा अपने ही लायंस को एक एरिना में, एक पिट में फाइट करता हुआ ऊपर से देख रहा है, और साथ में बैठे हैं उसके कोटियर्स और नोबलमेन्स। तो वन डे हिज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो राजा खुश है, आज अच्छे मूड में है, क्योंकि उसे ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्योंकि हिस्टोरिक एक स्टोरी है, तो उस समय राजाओं के लिए ये एक कह सकते हैं फाइटिंग देखना, स्पेशली एनिमल्स की फाइट देखना, एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट रहा होगा। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। तो राजा के इस गेम को, इस रॉयल स्पोर्ट को देखने राजा अकेले नहीं है, साथ में उसके नोबल्स हैं, मंत्री हैं, कोर्टियर्स हैं, और लेडीज भी हैं, और लेडीज प्रॉपर मेकअप में, प्रॉपर तैयारी में आई हुई हैं, इन देयर फुल गेटअप आई हुई हैं। तो एक खूबसूरत सा नजारा है, सारे लोग इस रॉयल स्पोर्ट को देखने आए हैं। एंड अमंग्स देम, उन नोबल्स में से अमंग्स देम सेट काउंट डी लॉर्ग। काउंट डी लॉर्ग नाम का एक नोबलमैन भी है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है जरा समझिएगा। तो काउंट डी लॉर्ग राजा का एक नोबलमैन है, और विथ वन फॉर हुम ही साइड। ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर, ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर क्या करता है, आहें भरता है, साहे करता है, और वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की राजा को नहीं पसंद कर इस काउंट डी लॉर्ग को पसंद करती है। एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग, गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। क्या शो चल रहा है, एक लायंस के फाइट का शो चल रहा है, जिसमें लायंस एक दूसरे को मारने, काटने के लिए, खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस शो को देखना अपने आप में एक कंप्लीट शो है, कह सकते हैं डिवाइन शो है, क्योंकि राजा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप जानते हैं कितना लेविश तरीके से राजा करते हैं। और क्या है, वेलर एंड लव। इस पोम का ही थीम भी है एक्चुअली, वेलर एंड लव, मतलब ब्रेवरी एंड लव। अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। तो आप इमेजिन करिए, राजा ऊपर से और उसके नोबलमैन ऊपर से देख रहे हैं, नीचे पिट में, एरिना में ये फाइट चल रही है, इन डेडली बीस्ट की, इन डेंजरस बीस्ट की फाइट चल रही है। आइए क्या होगा आगे। हाँ, ये शॉर्ट पोम है, 4 पैराग्राफ में ही फिनिश हो जाएगी। रैम्ड एंड रोर्ड द लायंस, द हॉरिड लाफिंग जॉस। तो लायंस आपस में टकरा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं,
और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। देखिए, विथ हॉरिड लाफिंग जॉज। यहां पर लायंस के जॉज के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बड़े बड़े, आप देखते ही होंगे शेर के मुंह बड़े होते हैं और जब वो दहाड़ते हैं तो शायद आपके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गेव ब्लोज लाइक बीम्स। तो ये लायंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं अपने पांव से। पांव मतलब पंजे होता है। दे बिट कर रहे हैं, ग्लेयर कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे गुर्रा रहे हैं। ब्लो करना मतलब हिट मारना एक दूसरे को, जैसे कि बीम ऑफ लाइट की तरह तेज रफ्तार में क्या करना, दूसरे एनिमल को अपने पंजे मारना। एंड अ विंड वेंट देयर पावर्स। और जब वो पंजे मार रहे हैं तो एक हवा सी, तेज सी हवा क्या हो जा रही है, उनके पंजों से लग के गुजर रही है। तो एक बहुत ही लिवली, एक बहुत ही हॉरिबल, फेरोशियस फाइट चल रही है, डेडली फाइट चल रही है और सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। विद बेलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर। अब आप इमेजिन करिए, लायंस झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, दबा रहे हैं। स्टिफल करना मतलब होता है किसी की गला घोट देना, किसी को दबा देते हैं ना, सप्रेस कर देते हैं, उसे कहते हैं स्टिफल करना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं, एक दूसरे को रोल कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बेलोइंग मतलब होता है रोल, कूद जाना एक दूसरे के ऊपर। तो लायंस एक दूसरे पे कूद रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लायन को वो स्टिफल कर रहे हैं। दे रोल्ड ऑन वन रूल से सम ग्राउंड। और सोचिए, इमेजिन करिए, शेर एक दूसरे के ऊपर रोलिंग कर रहे हैं। टिल ऑल द पिट विद सैंड। तो वो पूरी पिट, जहां पे ये एरिना, जहां पे ये लायंस फाइट कर रहे हैं, वहां पर पूरी पिट में धूल उड़ रही है क्योंकि लायंस झगड़ रहे हैं एक दूसरे से फेरोशियसली। एंड मेन वाज इन थंडरस स्मूथ। तो लायंस के जो मेन होते हैं, आप जानते हैं, शेरों की जैसे ना कहते हैं हैवी हेयरी बॉडी होती है उनकी, तो जो नेक के रीजन में जो बाल होता है उसे मेन कहते हैं। तो उनके जो बाल है, जो बॉडी के नेक वाले रीजन में बाल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। वो धूल से सन गए। इट इज कवर्ड, स्मूदर मतलब होता है कवर्ड, और इट इज ऑल कवर्ड, धूल से सना हुआ है। द ब्लडी फोम अबव द बार्स। और जहां ये लायंस पिट में फाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्लडी फोम सा, खून के एक फोम सा, झाग सा क्या हो रहा है, कम विस्किंग थ्रू द एयर। इन लायंस के फाइट से जो खून निकल रहा है इनके शरीर से, वह खून विस्पिंग की तरफ से अर्थात फोम के रूप में क्या हो रहा है, इस बार से बाहर जा रहा है। तो आप इमेजिन करिए क्या डेडली सीन होगा, कितने डेडली तरीके से लायंस एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और मैंने कहा, राजा के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक रॉयल स्पोर्ट है। अब देखिए क्या कहेगा किंग। सेड फ्रांसिस, जो राजा फ्रांसिस वहां बैठा हुआ है, देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। मतलब राजा ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम सब सेफ हैं, हम वहां पिट पे नहीं है, लायंस के बीच में नहीं है, तो हमारा भी यही हाल होता। तो वी आर सेफ, वी आर बेटर हियर अवे फ्रॉम दी लायंस। अब ये लाइन हर्ट कर जाएगी। किसको हर्ट कर जाएगी? ये लाइन हर्ट कर जाएगी द लेडी हु इज इन लव विद द काउंट डी लॉर्ग। एक ब्यूटीफुल लेडी है, आइए देखें। डी लॉर्ग्स लव, या डी लॉर्ग्स लव कौन है, मैंने बता दिया, वो लेडी जो डी लॉर्ग को बहुत प्यार करती है। ओवरहर्ड द किंग, वह इस बात को सुन लेती है राजा की कि हम यहां बेटर हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं, लायंस के पिट से अवे बैठे हुए हैं, हम सेफ हैं। A beauteous lovely dame, dame मतलब होता है यंग लेडी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी यंग लेडी है with smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same। तो यह लेडी हमेशा इसी रूप में रहती है, अर्थात खूबसूरत अंदाज में रहती है, हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है और कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी है। ऑलवेज दी सेम है, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। She thought the count my lover is brave as brave can be। अब यहां पे लेडी से एक मिस्टेक होने वाली है। लेडी अपने लवर के बारे में, काउंट डी लॉर्ग के बारे में सोचती है कि मैं अपने लवर की ब्रेवरी को प्रूव करना चाहती हूं। उसे लगता है कि मेरा लवर जो है वो ब्रेवों में सबसे ब्रेव है, यहां बैठे सारे लोगों में वो सबसे ब्रेव है। और क्या करेगी देखिए, ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू शो हिज लव फॉर मी। और लेडी को यह यकीन है कि काउंट डी लॉर्ग, उसका लवर, उसके लिए कुछ अनोखा, कुछ वंडरस मतलब सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग करेगा जो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। देखिए क्या करने वाली है। किंग, लेडीज, लवर्स ऑल लुक ऑन, सब देख रहे हैं, सारे लोग वहां बैठे हैं और सब देख रहे हैं। द ओकेजन इज डिवाइन, ये जो ओकेजन है वो डिवाइन है। डिवाइन तो वैसे गॉडली होता है, पर यहां मतलब है यहां रेयर इवेंट है। ये बहुत ही रेयर मौका है। और क्या मौका है? ये प्रूव करने का कि काउंट डी लॉर्ग मुझसे बेहद प्यार करता है। लेडी ये प्रूव करना चाहती है। अब देखिए क्या करेगी। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो अब लेडी अपने हाथ में जो पहने ग्लव्स होती है, उस ग्लव को क्या करती है, उस पिट में गिरा देती है, उस लॉयन के पिट में गिरा देती है जहां लायंस फाइट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपना प्यार दिखाने के लिए वो काउंट डी लॉर्ग को क्या करती है, एक तरह से चैलेंज करती है कि तुम मुझे अपना प्यार साबित करके दिखाओ। कैसे? मेरे गिरे हुए ग्लव्स को वापस लाओ। देख लीजिए, एक बहुत ही डेंजरस काम है। सोचिए, लायंस आपस में मार काट रहे हैं एक दूसरे को और उसमें अपने लवर को भेजना। आइए देखते हैं। She dropped her glove to prove his love and then looked at him and smiled। लेडी को इतना ही काम करना है, ग्लव गिराना है और अपने लवर जिसका नाम है काउंट डी लॉर्ग, उसकी तरफ देखना है और मुस्कुराना है। जानते हैं अब लवर को भी अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। ही बोर्ड, ही कौन है यहां पर? काउंट डी लॉर्ग। तो काउंट डी लॉर्ग वो करेगा, वो मतलब झुकेगा। एंड इन अ मोमेंट, और एक पलक में लीव्ड अमंग द लॉयंस वाइल्ड। एक पलक झपकते ही क्या कर जाएगा, उन शेरों के बीच कूद जाएगा, पिट में बिना डरे कूद जाएगा।
द लीप वॉज क्विक, लीप मतलब होता है जंप, एक छलांग मारेगा और रिटर्न में वॉज क्विक, और सच से दूसरी इस छलांग में क्या करेगा, वो शेरों के बीच से वापस आ जाएगा। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस। साथ में क्या ले आएगा, अपने वो ग्लव ले आएगा। तो लेडी का ग्लव वो एक पलक झपकते ही क्या करेगा, लाइन से बीच जाएगा, ग्लव पिक करेगा और लीप बैक कर जाएगा और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट है। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। यहां पे काउंट द लॉर्ड, यहां पे काउंट द लॉर्ड लेडी को ग्लव हाथ में नहीं दे रहा है कि मैडम पहन लीजिए, बल्कि ग्लव उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। ये ले, हाँ मेरे अंदाज में उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। आप समझ जाइए वो इंसल्ट कर रहा है लेडी की, सबके सामने उसने उस लेडी काउंट दी लॉर्ड ने उस लेडी जिस जो से प्यार करती थी उसको इंसल्ट कर दिया, उसके चेहरे पे फेंक दिया। और देखिए अब यहां पे किंग क्या बोलेगा, बाय गॉड सेड फ्रांसिस। राजा जो अभी तक देख रहा था ये सीन, देखिए क्या बोल पड़ेगा, राइटली डन, तुमने बहुत सही किया। ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट। राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा सही किया है काउंट दी लॉर्ड, तुमने सही काम किया है। ये जो ग्लव है तुमने अच्छा किया लेडी के मुंह पे फेंका, ताकि लेडी को क्या हो, उसकी गलती का एहसास हो। देखिए क्या कहेगा किंग फ्रांसिस, नो कोथी नो लव, मतलब ये प्यार नहीं है लेडी की तरफ से, या एक्शन सच्चा प्यार नहीं हो सकता, बट वेनिटी हो सकता है। सेट लव अ टास्क लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अपने लवर की जान खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ क्या प्रूव करने के लिए, अपने घमंड, अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए, अपना सच्चा लवर को प्रूव करने के लिए उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए वेनिटी, वेनिटी मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। तो ऐसा काम देना अपने लवर को जहां उसकी जान भी जा सकती थी, हाँ काउंट दी लॉर्ड की जान भी जा सकती थी अगर लाइंस उसने झपट जाते तो इस तरीके से राजा इसको डिसअप्रूव करता है, ना पसंद करता है और काउंट दी लॉर्ड के एक्शन को सही कहता है। So this brings to the end of the poem। जब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के न रहने पर हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं उनके बिना जीना, और उनके न रहने के बाद हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर ये पोम है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन है और इन्होंने बचपन में भी बहुत सारे ट्रॉमा और त्रासदी झेली है। एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कॉम एक्स के साथ मिलकर के सिविल राइट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स लिखी हैं। अपने फ्रेंड और सिविल राइट एक्टिविस्ट जेम्स बेल्विन के डेथ पर माया एंजेलो ने ये पोम लिखी व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ये पोम इन्होंने रिसाइट भी की थी उनके फ्यूनरल पर। और अब ये पोम की एक एक लाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए पोम की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझते हैं डिटेल में। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, ये एक मेटाफोरिकल पोम है जिसमें ट्रीज के फॉलिंग इन द जंगल को कंपेयर किया गया है लॉस ऑफ द ग्रेट पीपल। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है और क्या है वो इस डिटेल में समझेंगे। तो जब एक बड़ा विशाल वृक्ष जंगल में गिर जाता है तो क्या होता है, दूर पहाड़ों पर, डिस्टेंट मतलब फार अवे, तो दूर पहाड़ों पर जो रॉक्स होते हैं वो भी कांप जाते हैं। शडर मींस शेक करना। और लायंस हंकर डाउन इन दी टॉल ग्रासेस, शेर जो जंगल का राजा होता है वो भी पेड़ के गिरने पर डर जाता है, झुकता है टॉल ग्रासेस के नीचे। और हाथी जो अपनी ऊंचाई, अपनी शक्ति, अपने बड़े शरीर के लिए जाना जाता है, वो भी लंबर करने लगता है। लंबर मतलब होता है मूव स्लोली करता है सेफ प्लेस में जाने के लिए। तो सारे ताकतवर चीज प्रकृति की हिल जाती है, कांप जाती है अंदर तक किसी बड़े ट्री के गिर जाने पर। तो और क्या फर्क पड़ता है, जब ग्रेट ट्रीज गिरती हैं जंगलों में तो छोटी चीजें भी अर्थात स्मॉल एनिमल्स भी, स्मॉल इंसेक्ट्स भी, वो सब भी क्या करने लगते हैं, रिकॉइल कर जाते हैं, अर्थात वो कम बैक। जैसे कि कोई चीज बाहर निकल गई हो और वो अचानक पीछे आ जाए तो उसे कहते हैं रिकॉइल करना। तो श्रिंक कर जाते हैं, एक जगह करके बैठ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है इन स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी। इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, अब ये फील नहीं कर पाते हैं, डरना तो दूर की बात है, मतलब फियर के बियॉन्ड का सेंस जो है ये इनके साथ महसूस होता है। और क्या होता है देखिए, तो जब ट्रीज की बात करते, ट्री की फॉलिंग की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के मरने पर। कभी आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ऐसा रिलेटिव जो आपको बहुत चाहता था, उसके डेथ होने पे हम कैसा महसूस करते हैं। इमेजिन करिए महात्मा गांधी, बापू, जब उनकी डेथ हुई तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अजीब सी शांति आ गई, एक बड़ी सी खामोशी आ गई। और दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया रुकी नहीं। यही इस पोम का एक मेन मैसेज भी है। तो जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो हमारे आसपास की हवा लाइट, रेयर और स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है जो लाइफलेस हो। ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे रूम से सारी एयर सक कर ली है और हम वैक्यूम में हैं। किसी महान व्यक्ति के, किसी अपने के चले जाने पर हम ऐसा महसूस करते हैं। हमारी आंखें देखती हैं पर हमारी दृष्टि क्लियर नहीं होती है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। हम देखते हैं तो सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ भरी अंडरस्टैंडिंग से, यह जानते हुए कि अब वो नहीं मिलेगा जो हमारे बीच से चला गया। हम सांसें लेते हैं तो थम के लेते हैं, रुक के लेते हैं, स्लो ब्रीथ ले पाते हैं। और तो और हमारी मेमोरी
हमारी याददाश्त अचानक तेज हो जाती है। सही सुन रहे हैं, हम शार्पन्ड मेमोरी वाले हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, पर हमारी मेमोरी सिर्फ हमारे जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति मेमोरी शार्पन हो जाती है। हम उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या पल बिताए, तो उनके साथ बिताए लम्हों को हम याद करते हैं कि हमने उनके साथ कैसा वक्त बिताया। और तो और इट ग्नॉस ऑन द काइंड वर्ड्स अनसेड। ग्नॉ शब्द का मतलब होता है रिमाइंड पेनफुली। वैसे तो हमको एक दर्द भरी एक फीलिंग आती है अपने अंदर कि हमने जो उनके साथ बात करनी थी, जो हमें अच्छे शब्द उनको कहने थे, हम नहीं कह पाए। और याद आता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उनके साथ वॉक पर जाने का, हमने प्रॉमिस किया था जो उनके साथ समय बिताने का, वह समय अब नहीं मिलेगा। यह दोनों ही मौके हमने खो दिए, कुछ कहने का और अपनी उनके साथ समय बिताने का। यह दोनों मौके हमने खो दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट सोल अब जा चुकी है। तो व्हेन ग्रेट सोल डाई एंड अवर रियलिटी बाउंड टू देम, तो हम जो उनके साथ अटैच्ड थे, हमारा सेंसेस उनके साथ जुड़ा हुआ था, टेक्स लीव ऑफ अस। अर्थात हम रियलिटी में इसको मानने से मना कर देते हैं। जब हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्यारा हमसे छूट के चला जाता है, हम इसको बिलीव करने से मना कर देते हैं। बट आप जानते हैं जो हो चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता। अवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। हम खुद भी उस डेथ व्यक्ति के साथ डिपेंडेंट थे। हम उनके बताए रास्तों पर, उनके बताए मैसेजेस पर, उनके बताए थॉट्स पर हम जी रहे थे। तो ये सब हमें अब नहीं मिलेगा। तो हम जैसे कहते हैं पेड़ को पानी मिलता है, खाद मिलती है, धूप मिलती है, तो वो नर्चर कर जाता है, ग्रो कर जाता है। पर हमारे पास तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो हमारा केयर करने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहा। तो वी श्रिंक, हम श्रिंक करने लगते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम श्रिंक करते करते वाइजेंड हो जाते हैं। वाइजेंड मतलब होता है श्रिवेल कर जाना, ऊपर से सूख जाना। जैसे किसी पेड़ को आप पानी ना दीजिए, किसी पेड़ को धूप न मिले तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सूख जाती हैं। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे माइंड्स, अवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस ऑल अवे। तो हमने जो सीखा, हमने जो अनुभव पाया जीवन का, वो इन्हीं से पाया। तो फॉर्म्ड मतलब हमने बनाया। आज जो हमारे विचार है, आज जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इन डेड पीपल की वजह से है जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया। तो हम उनसे फॉर्म्ड भी हुए और उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, हमें रियल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, जीवन का अनुभव दिया। तो ये दोनों ही हम क्या कर पा रहे हैं, अब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेमोरी अब इस बारे में कमजोर हो चुकी है, यह सोच करके कि अब क्या होगा। अवर माइंड्स फॉल अवे। तो जिन रेडियंस से, जिस रोशनी से, जिस प्रकाश से हमारा यह मन, हमारा यह शरीर प्रकाशवान था, आज वो रोशनी हमसे दूर जा चुकी है। We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves। अब हमारी स्थिति हमारे लव्ड वन के डेथ होने पर कैसी होती है वो देखिए। हम पागल तो नहीं होते हैं, मतलब हमारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं, हम पागल हो जाए ऐसा नहीं होता है, बट हमारा बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे पास अब वो शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या बताएं, किस तरीके से अपना दुख जताएं। तो ऐसा लगता है कि हम एक डार्क कोल्ड के, कल्पना करिए एक गुफा है, एक गुफा है अंधेरी ठंडी, जहां सिर्फ अंधेरा है। वहां हम जैसे लगता है आके खड़े हो गए हैं और ये गुफा हमारे माइंड का इग्नोरेंस है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करे क्या, व्हाट टू डू। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, ध्यान दीजिएगा एनाफोरा का यूज हो रहा है बार बार आप देखें, व्हेन ग्रेट सोल डाई, इसका रिपीट हो रहा है, कुछ लाइंस के बाद इसका रिपीट हो रहा है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। तो एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। तो क्या हमने कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें हम हमेशा ही इग्नोरेंट रहेंगे, ट्रबल्ड रहेंगे? नहीं। कहते हैं समय सबसे बलवान है और समय सारे दुखों को भर देता है। तो हमारे लव्ड वंस के जाने पर एक पीरियड ऑफ पीस भी आता है, एक समय आता है जब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हील अप हो जाते हैं। वो जो चोट लगी थी, वो जो हमें घाव मिले थे, वो जो हमें दुख चाहा था, वह सब धीरे 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 बैठने लगता है। एंड स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, ये दर्द, ये पीरियड ऑफ पीस अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाते हैं कि हमारे प्यारे जो मर चुके हैं वो अब नहीं लौटेंगे। या धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और इरेगुलरली, बीच बीच में ऐसा नहीं भी होता है, हम थोड़े ट्रबल्ड भी हो जाते हैं बीच बीच में। पर पीरियड ऑफ पीस एक समय आता है जब हम हील्ड अप हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। स्पेस इज फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे लव्ड वंस के न रहने पर एक सूदिंग वाइब्रेशंस रहती है, एक ऐसी वेव्स रहती हैं जो धीरे धीरे हमारे आसपास के सराउंडिंग को फिल कर देती हैं और हमें काम डाउन करती रहती है। वी फील दैट स्लोली एवरीथिंग इज टू बी सेटल्ड। तो ये जो पैराग्राफ है पोम का, वो कह सकते हैं कि सारे ट्रबल के बाद, सारे तूफान के बाद एक शांति का है। मतलब सारी तकलीफें सहने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने वापस नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, अवर सेंसेस रिस्टोर्ड। हमारे सेंस जो पहले नंब हो गए थे, हम फील नहीं कर पा रहे थे सिवाय दर्द के और कुछ भी, अब हम फील कर रहे हैं। हमारे सेंसेस रिस्टोर हो रहे हैं, नेवर टू बी सेम। पर वो डेथ के पहले, ग्रेट पर्सन की डेथ से पहले के सीन में नहीं पहुंच पाए हैं। नेवर टू बी द सेम विस्पर्ड टू अस। तो हमारे सेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि कभी
हम वापस उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जब हम अपने लव्ड वंस के साथ थे, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं। तो हमारे सेंसेस हमें बताते रहते हैं, स्लोली बताते हैं, दे एग्जिस्टेड, दो बार आ गया, रिपीटिशन है ना। तो इसका अर्थ है कि ये बात हमें हमेशा कबूल करनी पड़ेगी कि हमारे लव्ड वंस हमारे साथ थे, और उनका चले जाना पर हमारे अंदर उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज बच गए हैं, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे लव्ड वंस गए हैं, हम अभी हैं, हम उनके बनाए हुए हैं, उन्होंने हमें बनाया। आज हम जिस रूप में हैं, आज हमारे पास जो थॉट है, आज हमारा जो शरीर है, आज हमारा जो माइंड है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। तो आज उनके रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए वी कैन बी, तो हम भी उनके जैसा बनना चाहें। ये इंस्पिरेशन है इस पोम की, कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस को एज अ सिंबल, एज अ मॉडल मानते हुए उनकी तरफ बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वी कैन बी, हम भी उनकी तरफ बन सकते हैं, बी एंड बी बेटर, क्योंकि उनका साया हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उनका समय जो उन्होंने मेरे साथ बिताया ये हमारे साथ है। तो हम बन सकते हैं, हम और बेटर बन सकते हैं, जो आज है इससे और बेटर बन सकते हैं। फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वे कभी ना कभी हमारे साथ थे। ट्रेजर प्रो की ये पोम आपको महसूस करा देगी कि हमारी प्रकृति में जो छोटे से छोटा जीव है, वह भी अपने प्राणों की रक्षा करना जानता है। कभी आपने चींटी को देखा है, एक के पीछे एक जाते हुए? क्या कर रही है वो या तो किसी भोजन की तलाश में जा रही है, या अपने ही किसी शिकार में निकल पड़ी है। तो ये छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सामने तो बहुत छोटे हैं, पर ये अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपना जीवन चला रहे हैं। तो प्रकृति में, नेचर में हमारे पास जो जीव जंतु उपलब्ध हैं, आसपास जो डायवर्सिटी उपलब्ध है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये पोम आपको रेवरेंस फॉर लाइफ बताती है। तो पोम का नाम अ कंसिडरेबल स्पेक, कंसिडरेबल मतलब लार्ज भी हो सकता है या नोटिसेबल हो सकता है, स्पेक मतलब एक स्पॉट। तो एक स्पॉट, एक निशान जो कि बहुत नोटिसेबल है। तो कौन है ये निशान, क्या है ये पूरी पोम, आइए समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के, 20th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड अवॉर्डिंग पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इनकी पॉपुलर पोम्स आपने सुनी होगी, हाँ, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग, जिसपे उन्होंने लिखा था एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइनें पोम्स की एंड लाइंस हैं, जो आज भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ पढ़ी जाती हैं, जिसका एक गहरा अर्थ है। इनकी दूसरी पोम है द रोड नॉट टेकन। ये भी जिंदगी के दो रास्ते बताती है कि हर व्यक्ति को जिंदगी में दो रास्ते मिलते हैं, जिनमें से वह कौन सा रास्ता चुनता है, उसी से उसका भविष्य, उसका फ्यूचर तय होता है। और ये पोम आपको टच करेगी, आपको यकीन दिलाएगी कि आपके आसपास हर छोटी से छोटी जो जीव जंतु है, उनमें जीवन है, उनमें सोचने, इमेजिनेशन करने का, इंटेलिजेंटली बिहेव करने का पावर है। तो ये एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस इन एक्शन है। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा। तो स्पेक दैट वुड हैव बीन बीनीथ माय साइट ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो व्हाइट। तो ऑथर, पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर में लिख रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो पेपर जो कि एकदम व्हाइट शीट है, उसमें उन्हें क्या दिखता है, एक स्पेक दिखाई देता है। स्पेक का मतलब होता है एक टाइनी स्पॉट। नॉर्मली हम कई बार क्या होता है, जो पेपर में स्पॉट होते हैं इतने छोटे होते हैं कि मुझे इग्नोर कर देते हैं, पर क्योंकि पेपर एकदम व्हाइट शीट है तो इसीलिए उनको अपनी नजरों के नीचे, वैसे तो वो इग्नोर कर देते हैं अगर वो व्हाइट शीट ना होता, क्योंकि इतना समझ में नहीं आता, पर पेपर का शीट इतना क्लीन है, व्हाइट है, कि वो छोटा सा स्पॉट जो है वो उन्हें दिखाई दे रहा है। तो वो छोटा स्पॉट क्या है, आइए, सेट ऑफ अक्रॉस। वो छोटा सा स्पॉट क्या करता है, तेजी से मूव करता है। इससे मतलब वो एक जिंदा कोई ऑर्गेनिज्म है, अभी मूव कर रहा है। तो सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर। तो वो जो छोटा सा स्पॉट उन्होंने देखा था, वो मूव करता है, किसके ऊपर से मूव कर जाता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस पर लिखा था। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी, उनकी लिखी गई स्क्रिप्ट थी, जिस पर वो जो टाइनी स्पॉट था वो मूव करता हुआ नजर आया, जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे, जिसको मैं डेड समझ रहा था, जिसको सिर्फ स्पॉट समझ रहा था, वो स्पॉट नहीं है, कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड। तो यहां पर पोएट अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने लेजली अपनी पेन को ऊपर कर रखा था। पॉइंट मतलब होता है पेन को पेपर से ऊपर कर लेना, सस्पेंड भी कर देना, हाथ में पकड़ के नहीं, जब लिखने से पहले सोचते हैं तो हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं। तो पेन कहां पर है, पेन पोएट के हाथ में है, और वह अभी सोच रहा है अपनी पेन को एयर में कर क्या देखता है कि एक स्पॉट है जो तेजी से उसकी राइटिंग के ऊपर, उसके लिखे हुए शब्दों के ऊपर से गुजर जाता है। टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक। अभी वो सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, एक इंक का डॉट लगा करके एक पीरियड, जैसे होता है ना, अपनी लाइन का अंत करने के लिए मैं नीचे पेन लाऊं। अभी वो सोच रहे होते हैं, इसके लिए पेन अभी अप होती है, उन्होंने लगाया नहीं है, पेन से भी निशान लगाया नहीं है। तो क्या होगा देखिए, तो ये सीन उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा, when something strange about it। तो कुछ स्ट्रेंज हुआ जो उन्हें आश्चर्य करने में मजबूर कर देगा। मेड मी थिंक। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचने लगते हैं, इमेजिनेटिव हो जाते हैं कि अरे, ये जो स्पॉट मुझे डेड चीज लग रही थी या मैं जिसे इग्नोर करने जा रहा था, वो एक कंसीडरेबल चीज है, वह विचार करने योग्य स्पॉट है। दिस वाज नॉट डस्ट, यह स्पॉट कोई डस्ट नहीं है, धूल के कण नहीं है, बाय माय ब्रीथिंग ब्लोन, जो मेरी ही सांसों द्वारा ब्लोन डाउन किया गया है। मतलब मैंने ही, ऐसा हो सकता है कि ब्रेथ तेजी से बाहर निकाली हो और कोई स्पेक बन गया हो, हाँ, तो मेरी सांसों से निकला कोई डस्ट का पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। बट अनमिस्टेकली, मतलब इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, विदाउट एनी मिस्टेक, अ लिविंग माइट। तो ऑथर पोएट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक जिंदा माइट है। अब बोलेंगे माइट क्या होता है? माइट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, एक तरह का आर्कनोइड होता है। अक्सर ना ये बेड में पाया जाता है ना, बेड में या बिस्तरों में पाया जाता है, पुराने पेपर्स में पाया जाता है। हाँ, ये छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, बहुत कम दिखता है हम लोगों को। तो क्या खास बात थी इस माइट में? तो विद इंक्लिनेशंस इट कुड कॉल इट्स ओन, यही सबसे बड़ी खास बात थी। और पोएट को लगा कि ये छोटा सा
माइक्रोस्कोपिक सा दिखने वाला इंसेक्ट, इसके पास भी इंक्लिनेशन है। अब कहेंगे सर इंक्लिनेशन क्या होता है? इसके पास भी नेचुरल टेंडेंसी। सोचिए एक एग्जांपल दूं तुमको, एक छोटा बच्चा है आपके घर में, ठीक, कोई छोटा बाबू आपके घर में, एकदम छोटा बच्चा है। आप उसको क्या करिए, आप उसको गिराने की कोशिश करिए कि तुम्हें गिरा है, पता है क्या करने लगेगा? बता, पर रोने लगेगा। अगर आप उसको गिराने की कोशिश करोगे, बेड से गिराओ रहोगे, रोने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि अपने आप को बचाना, अपनी जीवन की रक्षा करना एक नेचुरल टेंडेंसी है। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आप को बचाता है। आप उसके पास कोई नुकीली चीज लाएंगे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए यही टेंडेंसी, यही इंक्लिनेशन एक माइट भी कर रहा है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक जीव है ना, एक मिनिस्क्यूल न दिखने वाला, खुली आंखों से दिखने वाला भी एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, वो सारी नेचुरल फैकल्टीज शो कर रहा है जो आप और मेरे पास है। ठीक है, यही आश्चर्य करने की बात है, जिसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं कितना छोटा है। पर मैंने कहा छोटा है तो क्या हुआ, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर वो सारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं जो आप और मेरे अंदर भी है। समझ में आया? इट पॉज्ड एज विद सस्पिशन ऑफ माय पेन। यहां इट किसी लिए कहा जा रहा है? इट कहा जा रहा है वो माइट के लिए, उस कीड़े के लिए। तो छोटे से इंसेक्ट ने भी क्या कर रखा है, वो वेट कर रहा है, डर के मारे वेट कर रहा है पेपर में कि ऊपर से जो पेन सस्पेंडेड है, कहीं वो उसके प्राण तो नहीं लेगी। समझ गया ना? क्योंकि माइट तो बहुत छोटा जीव है, पेन से तो समझ गया। तो वो पॉज करता है, शक में रहता है। देखिए आप और मैं भी ऐसा ही बिहेव करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है। क्या कहते हैं? तो उसे डर लग रहा है, किसको? उस माइट को, पेन कर रहा है उसको, एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन। और उसके अपने बचाने के लिए क्या कर रहा है, वो तेजी से रेस करता हुआ पेपर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो माइट भागता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर हमारी आंख की तरह सोचने की क्षमता है, इंटेलिजेंस पावर है, अपने आप को बचाने का डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है वो माइट कि अपने जीवन की हम रक्षा कर सके। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, एबिलिटीज है, वही फैकल्टीज है जो आप और मेरे अंदर है। देखिए प्रभु, देखिए ईश्वर की शक्ति, छोटे से छोटे जीव में भी क्या कर रखा है उन्होंने, वही एबिलिटीज दे रखी है जो आप में और मेरे अंदर है। To where my manuscript was not yet dry। तो अब ये माइट तेजी से क्या करता है, मूव करता है, तेजी से दौड़ता है अपनी आप अपनी जान बचाने के लिए, पेन से बचने के लिए, कि ताकि पेन से उसको न मार दिया जाए। वह तेजी से एक एंड से दूसरे एंड दौड़ता है और दौड़ते समय उसे उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें उसने पेन से लिखा हुआ है वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो ड्राई नहीं है। इसका मतलब है अभी वो क्या कर रहा था ऑथर, सॉरी पोएट, ये इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिख रहा था तो वहां पर भी पेन वेट है, मतलब कि वहां पर पेन का जो मार्क है, डेंट है वहां पर, तो वहां वो पहुंच जाएगा माइट जहां पर अभी पेन की गीली इंक है। देन पॉज्ड, तो ये वहां रुक जाएगा माइट अगेन एंड आइदर ड्रैंक और स्मेल्ट। तो जहां पर इंक ड्राई नहीं थी, जहां पर पेन की इंक वेट थी, वहां वो माइट रुक जाएगा और रुक करके टेस्ट करेगा। क्या टेस्ट करेगा? ये टेस्ट करेगा, हो सकता है वो ड्रिंक कर ले उस इंक को और या तो उसकी खुशबू ले ले, मतलब स्मेल यहां टेस्ट करके वो बता देगा कि ये कैसा है। पर क्या होगा देखिए रिएक्शन उसका, इस इंक को ड्रिंक या स्मेल क्या किया, क्योंकि दूर से तो देखिए वो माइट बहुत छोटा है, तो वो पोएट को समझ नहीं आ रहा है उसने क्या किया, इसलिए और लिखा है। या तो ड्रिंक किया होगा उस इंक को, या तो उसकी स्मेल से उसने रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया? देखिए विद लोथिंग। लोथिंग मतलब होता है नापसंद करना, हेट करना, डिसलाइक करना। तो इंसेक्ट को उसकी महक, उसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है और अगेन इट टर्न्ड टू फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना नहीं आता, फ्लाई मतलब तेजी से इंसेक्ट क्या करता है, भाग जाता है और अब वो माइट फिर भागता है। देखिए क्या पता चल रहा है कि इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव वनसेल्फ। माइट में ईश्वर ने जीवन दिया है, अपने आप को बचाने की क्षमता दी है। तो अब देखिए क्या होगा, अब पोएट को क्या होगा, क्लियरली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट। तो उसे लगता है कि मुझे भी इस इंसेक्ट के साथ इंटेलिजेंस से बिहेव करना चाहिए। कैसे क्या बिहेव करेगा? देखिए इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट। मतलब उसे लगता है कि माइट इतना छोटा इंसेक्ट है, इतना छोटा इंसेक्ट है, क्या इसके पास पैर भी होंगे? जब इसका बॉडी नहीं दिख रही है हम लोग को ठीक से, अब इसके पैर होंगे क्या? पर है, कहता है इट सीम्ड टू टाइनी, ये बहुत छोटा है, मिनिस्क्यूल है, माइक्रोस्कोपिक है, टू हैव रूम फॉर फीट, मतलब पैर होने की गुंजाइश है क्या इसमें? तो उसके पास पैर नहीं होते तो भागता कैसे? तो उसके पास फीट है। Yet must have had, क्या है? इस माइट के पास फीट है और वो भी कंप्लीट सेट ऑफ फीट है। जो फीट उसे चलने में मदद करते हैं वो सब कुछ उसके पास है, तभी वो चल और दौड़ पा रहा है माइट, जिससे उसका लिविंग होने का प्रमाण मिलता है। और उसका भागना ये प्रमाण देता है, ये प्रूफ देता है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू लिव है। आइए और समझते हैं। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। पता चलता है कि वह मरना नहीं चाहता है। मैंने कहा आप और मैं भी सोचिए, इमेजिन करिए आप कहीं ऊंचाई पर है और ऊंचाई से आप देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है, तो अपने आप को क्या करते हैं, किनारे कर लेते हैं। तो जहां भी कहीं खतरा होता है आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो माइट भी वही कर रहा है, अभी उसके प्राण को खतरा है, उसे लग रहा है कि पोएट की पेन कहीं उसे दबा ना दे या पोएट उसे कहीं मार ना दे, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने जीवन की रक्षा करने की। इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग रिग्रेट। तो सारा प्रयास कर रहा है माइट अपने आप को बचाने का। बहुत छोटा सा जीव है, फिर भी वो पूरी कोशिश करता है, पूरे टेरर तो उसे डर होता है, उसे डर है अपने जीवन का, पर वो कनिंगली मतलब क्लेवरली, चालाकी से छुपने की कोशिश करता है, चालाकी से चुपचाप भागने की कोशिश करता है ताकि पोएट की नजर से बच जाए और वो भाग जाए। पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट शीट ऑफ पेपर में वह क्लियरली विजिबल होता है। व्हाइट शीट है ना, और वो स्पॉट जो है वो क्लियरली उसमें विजिबल होता है, तो वो फॉल्टर करता है बेचारा। अब वो माइट जो है डरा हुआ है, वह घबरा जाता है, वेवर करने लगता है, मतलब हेजिटेट करने लगता है कि कहां भागूं। थोड़ी देर के लिए क्या कर जाता है, एक ही जगह आकर के ठहर जाता है। इट कुड सी, आई कुड सी इट हेजिटेट। और उसकी इस सारी फीलिंग्स को, इस सारे उसके इस एक्शंस को पोएट जो है वो समझ पाता है। पोएट के अंदर जो फीलिंग्स है वो उसकी फीलिंग को समझती है। वो माइट के हेजिटेशन को, माइट के डर को वो सब समझ रहा है पोएट। वो समझ रहा है कि माइट अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, और समझ रहा है कि इस समय माइट अब परेशान हो चुका है, अब उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। अब वो पॉज कर जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्या न करूं। पोएट ये सब भावनाएं, ये सब फीलिंग अभी उस माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर को फील कर पाता है, महसूस कर पाता है। मैंने कहा आप और मैं भी अगर वहां होते तो शायद ये चीजें महसूस कर पाते। अब देखिए, देन इन द मिडिल ऑफ द ओपन शीट, अब वो जो माइट है, जो उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपनी प्राणों की रक्षा करने की, वो भागता है, दौड़ता है, पर अपने आप को बचा नहीं पाता है। अब वह माइट ठीक बीच में पेपर के अपने आप को बेंड कर लेता है। ठीक है ना, लिखा है ना, इन द मिडिल ऑफ द ओपन शीट, क्या करता है, कवर करना। कवर मतलब होता है क्राउच डाउन इन फियर, डर के मारे क्या कर देना, बैठ जाना, क्राउच करना, नीचे बैठ जाना, मतलब ये मानते हुए कि मैं हार गया, अब मैं हार गया, अब जो मर्जी है मालिक कर लो मेरा, मतलब डेस्परेशन करना, मतलब होपलेस हो जाना। इस समय माइट होपलेस हो चुका है, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है अपनी प्राणों की रक्षा करने की, और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो वो पेपर के ठीक बीच में आकर के ओवर डाउन, बैक डाउन होकर बैठ जाता है, टू एक्सेप्ट, यह मान लेता है कि जो उसके भाग्य में लिखा होगा, व्हाटएवर आई अकॉर्डेड इट ऑफ फेट, मतलब क्या पोएट करेगा उसको वो तैयार है। अब माइट अपने फेट के लिए, माइट को अपने भाग्य पर क्या करना है, पोएट के ऊपर छोड़ देना है कि जो पोएट चाहेगा वही मेरे भाग्य में होगा। छोटी सी जीव की तो सारी शक्ति खत्म हो चुकी है
और अब पोएट चाहे तो उसे मार सकता है, पोएट चाहे तो उसे छोड़ ही सकता है। देखिए क्या करेगा पोएट, देखिए पोएट क्या करने वाला है। आई एम नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ। यहां पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नेचर के बारे में पता चलेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस नेचर के व्यक्ति है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। आई हैव नन, कैसा नहीं हूं? टेंडर नहीं हूं। टेंडर मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, बहुत ज्यादा डेलिकेट होना, मतलब एक्सेसिवली जेंटल होना, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल होना। मैं बहुत इमोशनल या बहुत जेंटल व्यक्ति नहीं हूं। टेंडर देन दाउ, मैं बहुत सॉफ्टर, बहुत इमोशनल व्यक्ति नहीं हूं। किसी के भी बहकावे में आ जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं बहुत सेंटिमेंटल व्यक्ति होना। किसी के रोना आ जाए तो ये व्यक्ति कौन है? किसी को रोता हुआ देखकर उसको रोना आ जाता है। हाँ, आपकी कभी मम्मी सीरियल चल रहा होता है, कोई इमोशनल सीन आता है उसको रोने लग जाती है, तो समझ जाओ मम्मी आपकी क्या है? इमोशनल है, टेंडर है, बहुत बहुत सॉफ्ट है अंदर से। और पोएट कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं एक्सेसिवली जेंटल और सेंटिमेंटल नहीं हूं, और न ही दूसरा क्या है, न ही मैं कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटल लव वाला व्यक्ति हूं। इन दोनों में से ये कलेक्टिविस्ट मतलब होता है ग्रुप पावर, सबको एकत्र करना, मतलब पूरे ग्रुप को क्या करना, अपने अंडर में रखना। जैसे डिक्टेटर लोग होते हैं, जब कोई एक व्यक्ति क्या करता है, सारे लोगों को कमांड करता है, अकेले सबको अकेले लीड करता है वो, तो उस पावर को कहते हैं कलेक्टिविस्टिक। रेजिमेंटिंग मतलब होता है स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग, सबको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं करंट वर्ल्ड में पुतिन है, या आपने साउथ कोरिया के एम्परर का नाम सुना होगा, किम जोंग, है ना, किम जोंग उन, ये लोग कौन है? ये लोग हैं कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव, मतलब लोगों को सिंगुलरली, अकेला एक व्यक्ति पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, एक पर्टिकुलर नियम से, एक पर्टिकुलर रूल से सबको चला रहा है। इतना डिक्टेटरशिप। तो बोला ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं, मैं दोनों ही ना हूं, ना तो बहुत सॉफ्ट हूं, ना तो बहुत हार्ड हूं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी वाला व्यक्ति हूं, दोनों ही ना हूं, दोनों तरफ का व्यक्ति नहीं हूं। मतलब पोएट जो है वो एक मीडियोकर व्यक्ति है, मतलब ही इज बिटवीन दी टू पाथ्स, ना तो बहुत जेंटल है, ना सेंटिमेंटल है, और ना तो बहुत डिसिप्लिन वाला है, बहुत कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन लाइफ में, डिक्टेटर लाइफ में बिलीव करता है। नहीं, इन दोनों चीजें बिलीव नहीं करता है। वो इस बात में कमेंट करता है, देखिए क्या कहता है, with which the modern world is being swept। आज की दुनिया इसी के द्वारा स्वेप्ट की जा रही है। Today's world is being controlled, is being influenced by these two characters। कह रहा मैं इन दोनों के बीच का बात हूं, ना जेंटल हूं बहुत, और ना बहुत स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिनरी वाला रेजिमेंटल वाला व्यक्ति, दोनों में व्यक्ति नहीं हूं। बट अब देखिए अपने बारे में बता दिया कि किस नेचर का है। बट दिस वर माइक्रोस्कोपिक आइटम, देखा माइक्रो क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक आइटम। नाउ सिंस इट वाज नथिंग आई न्यू इवल ऑफ, तो उसे लगता है कि इस माइट ने, इस छोटे से इंसेक्ट ने कोई भी मेरे साथ इवल नहीं किया, कोई भी मेरे साथ नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे परेशान नहीं किया। आई लेट इट लाई देयर। तो माइट ने अपने आप को क्या कर दिया था, किसके हवाले छोड़ दिया था? पोएट के हवाले छोड़ दिया था कि अब मैं कूल डाउन कर रहा हूं, अब मैं बेंड डाउन कर रहा हूं, जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है। और पोएट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला कि जब इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने मुझे तकलीफ नहीं दी, तो मैं उसे क्यों मारूं? तो मैं भी क्या करता हूं, उसे छोड़ देता हूं, लेट इट लाई, पड़ा वहीं पर जहां पड़ा है वहीं उसको कूल डाउन करने दो टिल आई होप इट्स लेफ्ट। और उसे उम्मीद थी कि क्या करेगा वहां जाकर माइट क्या करेगा, कामली पीसफुली रिलैक्स कर जाएगा, उसका डर के अंदर से चला जाएगा। कहते हैं ना स्लीप में आपको क्या मिलता है, आपके डर से आपके सारे फीलिंग्स आपको मुक्ति मिल जाती है। तो वो माइट को मारता नहीं है, सजा नहीं देता है, बल्कि उसको क्या करता है, आराम करने देता है, पीसफुली अपने कह सकते हैं रिगेन कर देता है, उसको स्लीप करने को अनुमति दे देता है। अब देखिए क्या होगा, आई हैव अ माइंड, दिस पैराग्राफ, दिस लास्ट स्टेंजा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज। तो अब जो पोएट है वो अपने आप से कहता है कि मैं जो कुछ सोच सकता हूं, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरे पास इमेजिनेशन है। भाई आपका दिमाग क्या करता है, आपको इंटेलिजेंस देता है, इमेजिनेशन देता है, रीजनिंग पावर देता है, एबिलिटी टू डिसाइड करने के लिए देता है, सारा कौन करके दे रहा है आपको, आपका माइंड। आप सारी डिसीजन किससे ले रहे हो, इस माइंड से। तो बोला जब मेरे पास माइंड है, मैं लोगों को पहचान सकता हूं, रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, माइंड है मेरे पास, व्हेन आई मीट विद इट इन एनी फॉर्म, तो मैं अपने इस माइंड की मदद से हर वो जीव जंतु जो किसी भी गाइस में हो, गाइस मतलब किसी भी वेश में हो, मतलब जैसा मेरे पास माइंड है, जैसा मेरे पास थिंकिंग इमेजिनेशन है, अगर यह मैं किसी दूसरे रूप में देख पाऊं, या इमेजिनेशन करने वाला कोई दूसरा रूप, जैसे इस समय है माइंड, माइंड में भी इमेजिनेशन है, माइंड में भी माइंड है, तभी तो अपनी प्राणों की रक्षा कर रहा है, तभी तो डेस्परेटली कोशिश कर रहा है अपने बचाने की। तो जब उसे लगता है कि इस छोटे से जीव में भी माइंड है, और यह किसी भी रूप में हो सकता है माइंड, तो ये इंटेलिजेंस, ये एबिलिटीज, ये अंडरस्टैंडिंग जो इस माइंड में है, तो उसे उसकी तरफ महसूस होता है कि ये हमारी तरह है। पोएट को लगता है ये माइंड भी हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं उसकी तरह, भले है छोटा ये, पर उसके अंदर हमारे जैसा ही माइंड है। नो वन कैन नाउ कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड। और इस तरह वो अपने खुशी का इजहार करता है, कहता है कोई नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ही फील्स इलेटेड, ही फील्स एक्सट्रीम जॉय। क्यों पोएट को खुशी क्यों है, इस छोटे से माइंड को देखकर? क्योंकि इसे खुशी है कि एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में अपना डिस्प्ले ऑफ माइंड कर पा रहा है। मतलब एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में उसे जीवन के दर्शन हो रहे हैं, उसे सोच, उसे इंटेलिजेंस, उसे एबिलिटी टू प्रूव लाइफ, ये सब दिखाई दे रही है एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में। तो इस डिस्प्ले ऑफ माइंड को, इस जीवन के दर्शन को, इस इमेजिनेशन पावर को, इस इंटेलिजेंस को अपने एक छोटे से पेपर में देख पा रहा है, इसलिए उसे खुशी है। एक छोटे से पेपर में एक जीव जंतु को जीते हुए देखना, उसका इंटेलिजेंसली बिहेव करना, यह देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द पोम अ कंसीडरेबल स्टैक, द पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे। ये पोम एक थीम लेके आई है जिसका है थीम परसिस्टेंस एंड ऑब्लिवियसनेस, या कहूं परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। और इतनी टिपिकल भाषा को आसान शब्द में कहूं या अपनी भाषा में कहूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हाँ नहीं, चलिए ये पूरी पोम सुनिएगा, एक एक लाइन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप देखिएगा क्या ये थीम जो मैंने कही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, क्या ये इस पोम पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। हाँ मुझे जवाब अब यस और नो से जरूर दीजिएगा। चलिए एक कॉमेडी वाली पोएम, एक ह्यूमरस पोएम, एक लाइट हार्टेड पोएम, आयरॉनिकल पोएम है दी पावर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि इसमें म्यूजिक का कोई भी पावर नहीं है। तो क्या है पोएम, आइए चलिए इसको पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और इसके मीनिंग के साथ आपको बताता चलूंगा। When summer comes, we hear the hums। तो गर्मी के मौसम में हमें हमिंग सुनाई देती है। हमिंग क्या होता है जानते हैं ना? हाँ मैं हम कर रहा था। तो एक लाइट म्यूजिक, एक
एक हल्की सी सॉन्ग की आवाज, उसे हम कहते हैं ना, जिसको आप भी कभी कभी क्या कहते हैं, गाने के साथ गुनगुनाते हैं। तो जब गर्मी शुरू होती है हमें हमिंग की आवाज सुनाई देती है, और कौन हम कर रहा होता है? भीष्म लोचन शर्मा। तो यहां पर भीष्म लोचन शर्मा आपको एक अच्छा व्यक्ति समझ में आ रहा होगा, एक अच्छा म्यूजिशियन सुनाई दे रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कोई महान म्यूजिशियन है जिसके गाने पर सब लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम करने लगते हैं, साथ में गाने लगते हैं। नहीं नहीं, अभी आगे देखिएगा क्या होगा। यू कैच हिज स्ट्रेन ऑन द हिल एंड प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा। तो जब वो स्ट्रेन गाता है, जब कोई वो धुन पकड़ लेता है, जब वो कोई गीत गाना शुरू करता है, तो उसके गीत दूर दूर तक सुनाई देता है, फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स और फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा। हाँ, बर्मा एक दूसरा देश है। तो कहने का मतलब इसकी आवाज, भीष्म लोचन शर्मा की आवाज दूर दूर तक क्या होती है? सुनाई देती है। हाँ, दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। और क्या होता है? He sings as though he stayed his life। अब यहां पर से शुरू होता है भीष्म लोचन के बारे में उसका कैरेक्टर। तो ऐसा गाता है, लगता है कि मानो उसने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है। कहते हैं ना कि अपने ऊपर सट्टा खेल लिया है कि अब पूरे प्राण दे दूंगा पर बंद नहीं करूंगा। हाँ, सच में वो अपना म्यूजिक बंद नहीं करता है, अपना सिंगिंग बंद नहीं करता है। He sings as though he is hell-bent। और ऐसे गाता है जैसे कि उसने पूरा जीवन अब इस म्यूजिक पे दे डालना है, सिंगिंग पे डालना है। Hell-bent शब्द का मतलब है डिटरमाइंड, पक्के इरादे से। तो यही पर है कहानी का थीम भी, परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। आगे देखेंगे। द पीपल्स डेज्ड, रिटायर, अमेज्ड, ऑल्दो दे नो इट्स वेल मेंट। तो जो वहां की लोग हैं भीष्म लोचन की आवाज को पहचानते हैं, थोड़ा आश्चर्य करते हैं। डेज करना मतलब आश्चर्य करना, रिटायर करना मतलब परेशान हो जाते हैं, छोड़ने लगते हैं वहां से। कह रहे क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, और क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि ये आवाज प्लेजेंट नहीं है। तो इसमें म्यूजिक का पावर नहीं है, बल्कि म्यूजिक का डिसग्रेस हो रहा है। तो ये एक अच्छा सिंगर नहीं है, बल्कि एक बेसुरा सिंगर है। मतलब इसका संगीत सुनने लायक नहीं है, क्योंकि ये शोर है, यह सरदर्द करता है, यह टेंशन देता है, ऐसा संगीत है। तो लोग वहां पर जो खड़े हैं वो डेज्ड हो रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। लोग वहां से जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान है, सरप्राइज्ड है। अब क्या होगा? भीष्म लोचन मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि यहां पर उसकी डिटर्मिनेशन भी है, जिद्दी है एकदम। ऐसा लगता है कि सब कुछ उसने सिंगिंग पर दाव लगा रखा है। तो अब वहां पर लोग ट्रेम्पल्ड हो जाते हैं। ट्रेम्पल्ड मतलब होता है कुचल जाना। अब कौन कुचल रहा है? देखिए, ट्रेम्पल्ड इन दी पैनिक राउट। पैनिक राउट शब्द का मतलब है कि वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग हटने लगते हैं, तो वह एक दूसरे पे चढ़ने, हाँ लगता है एक दूसरे को कुचल डालेंगे, क्योंकि सबको वहां से दूर जाना है, उस आवाज से दूर जाना है। और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। और यहां तो लोग जब क्या करते हैं, झूल जाते हैं। लैंग्वेज शब्द का मतलब है कि एकदम ताकत नहीं बची है उनके पास, सुस्त हो गए, लेजी हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि वो पेल हो गए। पेल मतलब होता है चेहरे की रंगत चली जाना। हाँ, मतलब जब आपका रंग उतर जाए तो कहते हैं पेल। तो लोग बीमार से पड़ गए हैं, सिकली हो गए हैं। किससे? इस म्यूजिक से, इस गंदी आवाज से, इस बेसुरी आवाज से। और उसके बाद क्या होगा? वहां रुकेंगे नहीं लोग, वहां उन्हें प्लीड करने लगेंगे। प्लीड मतलब होता है रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे। क्या कहेंगे? माय फ्रेंड वी आर नियर अवर एंड। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? भीष्म लोचन शर्मा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई बंद कर दे अपने बेसुरा गाना। पर मैंने कहा ना, भीष्म लोचन डिटरमाइंड है, ठीक है। ओह, स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। ये सब देख रहे हो, वहां के सारे लोग भीष्म लोचन को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बंद कर दो अपना गाना ना। भीष्म लोचन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगता है वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। जो बुलक कार्ट्स है वहां पर, जो बैलगाड़ी जा रही है, वो भी ओवरटर्न्ड हो जा रही है, मतलब पलट जा रही है। अब आप इमेजिन करिए, इंसानों पे उसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है। ये एक ह्यूमरस पोएम है, लाइट हार्टेड पोएम है, और कहने का मतलब है कि वहां पर जो बुलक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ियां, वो भी पलट जा रही हैं। इतना गंदा, इतना बेसुरा म्यूजिक है। एंड हॉर्सेस लाइंग द रोड। और जो घोड़े चल रहे थे सड़कों पर, वो घोड़े सड़क के किनारे खड़े हो गए, एक कतार में खड़े हो गए, स्टन्ड होकर के, शॉक्ड होकर के। और क्या हो रहा है देखिए, एनिमल्स पे इफेक्ट। बट भीष्म लोचन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अनकंसर्न मतलब अनकेयर्ड, किसी से बॉदर नहीं करना है, जो जाए भाड़ में जाए, मैं गाता रहूंगा। भीष्म लोचन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गोज बूमिंग अबाउट आउट हिज ब्रॉडसाइड। यहां मतलब है बूमिंग आउट हिज ब्रॉडसाइड का मतलब है सिंग्स इन सच अ लाउड वॉइस दैट साउंड्स हार्श टू अदर्स। तो वो खूब जोर से सिंग करता रहता है, बिना किसी दूसरे की चिंता किए। दूसरों पे क्या बुरा असर पड़ रहा है, लोग कितने परेशान हैं, वहां तक कि जानवर परेशान है, भीष्म लोचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए क्या होगा। द रेस्ट ब्रूट्स। रेस्ट मतलब होता है पिटीफुल, दया आ जाएगी। ब्रूट्स कौन है? एनिमल्स, स्पेशली यहां पर है हॉर्सेस से मतलब। द रेस्ट ब्रूट्स रिसेंट द ब्लेयर द आवर दे हियर इट साउंडेड। मतलब वहां जो एनिमल्स हैं, स्पेशली द हॉर्सेस के बारे में कह रहा है, वो इसकी आवाज को रिसेंट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। दे हेट द वॉइस द मोमेंट दे हियर इट। तो जानवरों ने भी इसकी आवाज को नापसंद कर दिया है, इंसानों को तो छोड़ ही दीजिए। और क्या कर रहे हैं? ब्लेयर मतलब समझ गया ना, ये शोर जो हो रहा है, ये जो अनप्लेजेंट आवाज हो रही है, इसे कहते हैं ब्लेयर। द आवर दे हियर इट। जिस
पल ये आवाज आई है, जिस पल भीष्म ने गाना शुरू किया, उस पल से लोगों ने इसको नापसंद कर दिया, एनिमल्स ने भी इसे नापसंद कर दिया। दे वाइन, वाइन मतलब क्राई कर रहे हैं, एनिमल्स चिल्ला रहे हैं, हाँ मतलब कि शोर मचा रहे हैं, बंद करो, एनिमल्स भी क्राई कर रहे हैं। एंड स्टेयर विथ फीट इन द एयर, आप जानते ही हैं कौन सा एनिमल्स फीट इन द एयर कर देता है, तो फीट इन द एयर करता है यूजुअली हॉर्स। तो घोड़े जो है अपने, इसीलिए कहा ब्रूम्स, ब्रूम्स वैसे तो एनिमल्स होता है, और पिटीफुल इसलिए क्योंकि उन पर दया आ रही है, क्योंकि बेचारे वहां से हट भी नहीं सकते, ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते, तो वो परेशान है और अपनी परेशानी को कैसे दिखा रहे हैं, एक तो स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, एनिमल्स अपने पैरों को ऊपर लिफ्ट कर दे। जैसे मैंने कहा हॉर्सेस को आपने देखा होगा अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं ना, नेह करते समय, करते समय देखा होगा आपने। तो दे स्टेयर विद द फीट्स इन द एयर और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड, वो आश्चर्य कर रहे हैं, परेशान है, अपसेट है, क्या करे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भीष्मसेन आवाज बंद भी नहीं कर रहा है, गाना बंद भी नहीं कर रहा है। अब देखिए औरों पे क्या असर पड़ेगा, बुलक पे समझ में आ गया, हॉर्सेस पे समझ में आ गया, अब फिशेस का क्या होगा। तो फिशेस डाइड बिलो द लेक इन द फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस। तो मछलियां जो ऊपर तैर रही थी सरफेस पे, वो इसके शोर के बाद क्या करती हैं, लेक की गहराइयों पे चली जाती है। हाँ, नीचे क्यों चली जाती है, ताकि इसकी आवाज से दूर जा सके। सर्च ऑफ साइलेंस में वो नीचे गहराइयों पे चली जाती है। और पेड़ों का क्या हाल होगा, देखिए तो भी जानवरों पे तो समझ में आ गया कि जानवरों का बड़ा बुरा हाल हो गया, इंसानों के बाद जानवरों का, अब जानवरों के बाद पेड़ों का। द वेरी ट्री, भाई ट्री तो जाना जाता है अपनी फिक्सिटी के लिए, अपनी स्टेबलनेस के लिए, तो पेड़ भी कोलैप्स हो गए हैं। देखा, पेड़ भी गिर जा रहे हैं, एंड शेक, कांप रहे हैं और गिर जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, यू विल हियर द क्रैश अ माइल्स। तो यहां पास के पेड़ नहीं, दूर दूर के एक एक माइल दूर पेड़ धड़ाम से गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। ठंडी आवाज से, इस बेतुरी आवाज से क्या हो जा रहा है, पेड़ भी क्रैश कर जा रहे हैं। अब आप देखिए आसमान भी क्या हो रहा है, देखिए मतलब चारों तरफ नेचर में त्राहिमाम मचा हुआ है, पर भीष्म लोचन है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, सब परेशान है उसकी सिंगिंग से। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई, फेदर्ड फ्लाई मतलब बर्ड्स, फेदर फ्लाई मतलब उड़ने वाले बर्ड्स, टर्न टर्टल, देखा बर्ड्स जो कि आसमानों में उड़ रही होती हैं, वो भी जब इसका म्यूजिक सुनती हैं, जब इसका सिंगिंग सुनती हैं, तो वो टर्न अपसाइड डाउन कर लेती हैं। अब सोचिए चिड़िया उल्टा कर रही है, अपसाइड डाउन होकर क्या कर रही है, उड़ रही है, वाइल दे वर विंगिंग, तो वाइल दे वर फ्लाइंग। ये इफेक्ट बर्ड्स में भी है। एंड अगेन वी क्राई, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की, हाँ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डाई, हम सब मरने वाले हैं, ओह वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग, क्या तुम अपना गाना बंद नहीं करोगे। पर मैंने बताया ना भीष्म लोचन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक डिटरमाइंड सिंगर है। मैंने कहा था थीम है परसिस्टेंस एंड ऑब्लिवियसनेस, तो यहां पर परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, तो जिद अच्छी है, पर वो जिद जिससे सबका नुकसान हो, वो जिद करना जिससे सबकी परेशानी हो जाए आपकी वजह से, वो सही नहीं है। और यहीं पर भीष्म लोचन गलत है। देखिए, बट भीष्म सोड बियॉन्ड आवर रीच, पर भीष्म गाए जा रहा है, यहां पर लोगों की वह आवाज सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है लोगों की रिक्वेस्ट को, प्रेयर्स को, और वह तेज आवाज में गाए जा रहा है। However we plead, जितना हम उसे प्लीड करते, जितना हम उसे ग्रम्बल करते, मनाते, बहलाते कि भैया बंद कर दो, भैया बंद कर दो, हम मरने जा रहे हैं तुम्हारी आवाज से, पर भीष्म को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आसमानों में क्या होने वाला है, द वेलकिंस मतलब द स्काई गॉड वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। तो इवन आसमान से क्या हो रहा है, बारिश पड़ रही है, वहां से आसमान लग रहा है रो रहे हैं। एंड माइटी मेंशंस ट्रेम्बल, और बड़े बड़े महल नुमा घर, मेंशंस महल होता है, हवेली होती है, वो भी क्या कर जा रही हैं, टंबल कर जा रही हैं, अपसाइड डाउन हो जा रही हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो जा रही हैं। पर भीष्म लोचन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अब कहानी में ट्विस्ट है इस पोम में ट्विस्ट है। कौन आ रहा है, बिली गोट। बिली गोट, एक मेल गोट को बिली गोट कहते हैं। अ मोस्ट सिगेशियस फेलो, सिगेशियस मतलब वाइट, वाइज अकलमंद। क्यों, अभी बताएंगे कि ये गोट क्यों अकलमंद है, क्योंकि ही डाउन्स हिज हॉर्न्स। क्या करती है ये, आपने देखा होगा ना, कई बार जो बकरियां होती हैं अपने सिंगों से क्या करती है, लोगों पे अटैक कर देती है, जैसे बुल्स करती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री में बुल फाइट चलती है, देखा है? उसी तरह से गोट भी क्या करती है, उनके पास जो सिंग होती है उससे क्या करती है, वो अटैक कर देती है। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्ज स्ट्रेट। क्या करती है, ये जो बिल्ली गोट है अर्थात ये मेल गोट है, अपना हॉर्न्स नीचे करके अटैक कर देती है, किस पर, भीष्म लोचन पर। और क्या होगा, विथ ब्लोज आंसरिंग ब्लोज, तो जो उसके ब्लोज, ब्लो मतलब होता है हिट करने का, आवाज करना, जो बिल्ली गोट ने जो मारा भीष्म लोचन को, उससे जो आवाज, लाउड आवाज पैदा आई, वो लाउड आवाज, वो शोर जवाब थी भीष्म लोचन के गाने की शोर की। तो शोर का जवाब शोर से दिया। कई कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो यहां पर यही हुआ, एक शोर ने दूसरे शोर को शांत कर दिया। यहां पे शोर किसका है, द चार्जिंग ऑफ द बिल्ली गोट, मतलब मेल गोट ने जो तेजी से मारा, उससे जो भीष्म लोचन को लगी चोट, तो उसकी जो चीख है, उसकी जो आवाज है, उससे क्या हो गया, जो आवाज जो वो पैदा कर रहा था, जो सिंगिंग पैदा कर रहा था, उसको जवाब मिल गया। अब समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था, पूछा भी था तुम लोगों से, थीम याद है मेरी, हाँ मेरी भाषा वाली थीम, अभी पूछूंगा फिर से। द स्ट्रेन ऑफ अ सॉन्ग आर टॉस्ड
तो उस गीत के सारे बोल, उस गीत के सारे म्यूजिक, कहते हैं ना, उस सारे बोल क्या होने लगे, हवा में तैरने लगे, जैसे भीष्म लोचन को उसने उड़ा दिया हो। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब गोल चक्कर काटना, बाय द ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। तो इस ब्रूटल वायलेंस से, इस बड़ी चोट से, इस बिली गोट के धक्के से, इस चार्जिंग करने से उसको दर्द मिला, खूब तकलीफ मिली, जिससे जो म्यूजिक थी उसकी, अर्थात जो जोर से आवाज पैदा करता था, वो हवाओं में गोल घूमने लगी। कल्पना करिए म्यूजिक राउंड घूम रही है। एंड ग्रांट्स द वर्ल्ड गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और नतीजा भीष्म लोचन ने दिया नहीं, हमने छीन लिया है। खास करके बिल्ली गोट ने क्या कर लिया, क्या छीन लिया? पूरी दुनिया के लिए शांति छीन ली। दुनिया को एक गोल्डन साइलेंस की जरूरत थी, शोर से, हाँ, बेतुरी म्यूजिक से लोगों को राहत चाहिए थी, और वो राहत मिल गई है। तो कहानी का थीम मेरा याद था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और यही भीष्म लोचन के साथ भी हुआ। जब पड़ी उसको बिली गोट की लात, मेरी भाषा में लात, उसका सिंह का टक्कर, है ना, तो सही हो गया। तो चार्ज ने क्या कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया।